जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? बढ़िया हो भाई, बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई। एक बार बता दो ऑल क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख के कि हाँ जी सर, सब क्लियर है, सब बढ़िया है। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए मेरे भाई, सब क्लियर है, बच्चों को सब ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर हम शुरुआत करें आगे बड़े सेशन से। बताइए। चलो भाई। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आपके डिस्काउंट के चार सवाल हैं, 77, 78, 79 और 80। मानता हूँ कहने में सवाल सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ये चार हैं, और 10 नहीं है, 12 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये जो सवाल हैं बच्चों, ठीक है, ये सवाल मेरे भाई अपने आप में बहुत ही शानदार लेवल के हैं। और अगर आप इनको पढ़ते हो तो यूँ समझ लो कि आपने चार नहीं मेरे भाई, यहाँ पर हर एक सवाल दो दो तीन तीन सवाल के बराबर है। तो यानी चार नहीं, आपने 8 या 12 सवाल किए हैं। ये सवाल वो हैं जो मेरे भाई आपके मेंस में आने के लायक हैं। और यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके पास में सही मेरे भाई रणनीति नहीं है इन सवालों को बनाने की, तो आप अपना बहुत वक्त ज़ाया यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन सवालों को जब हम पढ़ाएंगे और जब हम आपको बताएंगे बच्चों, तो बड़े ध्यान से, बड़े बारीकी से, बड़े शालीन तरीके से आप मेरी बातों को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर तो उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया हो। अच्छे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आप फोकस करिए सवालों पे, जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर में। देखो, ये सवाल है ना, अपने आप में एक बहुत टैक्टिकल सवाल है। और ये सवाल कहाँ पूछा गया ज़रा देखना। तो मेरे भाई IBACIO के पेपर में ये सवाल आपका पूछा गया। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। कहा गया है कि रोहन परचेज एन आइटम फॉर विच देयर वाज 13.5% डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द पार्ट ऑफ पेमेंट मेड इन कैश। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको इतना डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरे भाई यहाँ पर जो पेमेंट है अगर उसको कैश में करते हो तो। अगर आप पेमेंट को कैश में करते हो बच्चे, तो आपको 13.5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इतने का सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब डिस्काउंट नहीं दिए लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज दे दिए। तो इतने परसेंट का मेरे भाई सरचार्ज लग जाता है। कौन? पार्ट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू मेरे भाई क्रेडिट कार्ड। देखो, कैश में पे करोगे तो इतने का डिस्काउंट मिलेगा, और क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो इतने का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। बहुत ऐसे दुकान होते हैं जो आसपास में, जैसे मैं एक बार की बात है, मैं एक जगह पे गया था चांदनी चौक साइड में, तो एक रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया। मेरे पास में कैश नहीं था, तो मैंने वहाँ पर कहा कि भैया बिल कितना हुआ। तो उन्होंने मेरे से पूछा भैया कैसे पे करेंगे, तो मैंने कहा कि कार्ड से। तो उन्होंने 3% एक्स्ट्रा मेरे ऊपर में लगा दिया। मैंने पूछा क्यों? कहते जी कैश में आप देते ना तो हम आपको 1% का डिस्काउंट दे देते, 2% का डिस्काउंट दे देते, लेकिन आप कार्ड से दे रहे हो तो इसका मतलब वो पैसा मेरे लिए वाइट इनकम हो जाएगा, और उसके ऊपर में मुझे TDS पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स जो होता है वो 30% के बराबर में होता है जो आपकी प्रॉफिट होती है उसकी। तो अक्सर लोग यहाँ पर ये काम मेरे भाई करते हैं कि क्या करते हैं, कैश में ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट लेने की कोशिश करते हैं। और अगर आप कैश में किसी को पे करते हो तो थोड़ा बहुत वो डिस्काउंट भी दे देता है, लेकिन कार्ड में एक्स्ट्रा चार्ज लगा देगा। ठीक है। तो कहा गया अगर रोहन हैव पेड द एंटायर अमाउंट इन कैश ही वुड हैव पेड वाई। मतलब यहाँ पर रोहन नाम का व्यक्ति अगर सारा पैसा कैश में देता है तो उसे ₹Y देने की आवश्यकता है। सारा पैसा कैश में देता है तो ₹Y देने की आवश्यकता है फॉर द आइटम। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, तो एक्चुअल में मेरे भाई कुछ ऐसा होता है कि बट ही एक्चुअली हैड टू पे रुपीज़ इतना, यहाँ पर इतना, इन ऑल फॉर द आइटम आउट ऑफ विच दिस वाज पेड इन कैश। ठीक है। कहने का मतलब देखो, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुआ है वो क्या हुआ है। जैसे मैं किसी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, शॉपिंग मॉल में सामान खरीदता हूँ, तो वहाँ कंडीशंस बच्चों लगे हुए होते हैं। कंडीशंस में सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा होता है कि बच्चे अगर मानो तुम कैश में मेरे भाई पेमेंट करोगे तो 13.5 का डिस्काउंट होगा, और अगर हम बात करते हैं कार्ड में करोगे तो मेरे भाई एक्स्ट्रा हमारा इतना जो है वो चार्ज लगेगा। मैंने कंडीशन
कंडीशन उनके दुकान पर देख ली, मैंने पढ़ ली और मैंने जाकर के दुकान पर इतनी की पेमेंट कर दी, 40,964 रुपये, 40,900 मेरे भाई यहाँ पर 64 रुपये। अब ये जो पैसा मैंने पे किया है, इस पैसे के दो भाग हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर भाग कौन सा है, तो एक भाग हमारा यहाँ पर कैश है और दूसरा भाग हमारा मेरे भाई कौन सा है, तो यहाँ पर जो है वो कार्ड से है। जो पैसा मैंने मेरे भाई यहाँ पर कैश में पेमेंट किया ना, तो उसके ऊपर में तो मेरा कोई सरप्लस या कुछ ऐसा नहीं लगेगा। तो मैंने कैश में कितना पे किया मैं आपको दिखा दूं, तो वो मेरे भाई है 29064। ये हमने पेमेंट जो की है वो किससे की है, तो कैश से की है। यानी मैंने इतने की बिल मैंने जमा करी है, उसमें से मेरा इतना पैसा कैश में है। तो अगर हम देखेंगे तो 64 से 64 चला गया तो मेरे भाई 00 आ जाएगा, 9 से हमारा 0 चला गया तो इतना आ जाएगा, और 40 से 29 चला गया तो इतना आ जाएगा। यानी जो मैंने बिल भरा है उस बिल में इतना रुपया मेरे भाई मेरा कैश से है और इतना रुपया मेरे भाई मेरा कार्ड से है। ठीक है। अब एग्जामिनर हमें क्या कहता है बच्चों, तो एग्जामिनर हमें यहाँ पर ये कहता है ना कि अगर रोहन सारा पैसा अगर मेरे भाई कैश में पे करेगा तो उसे ₹Y देने की आवश्यकता है। ठीक है, उसे कितना देने की आवश्यकता है, तो ₹Y में। मैं छोटी सी एक बात को समझाता हूँ। अगर आप कैश में देते हो तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर बिल अपने आप में 100% है और 100% में आपको 13.5 का डिस्काउंट मिलता है। तो 13.5 का डिस्काउंट मिलता है, इसका मतलब आपको कितना पे करना है, 86.5% मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। और अगर आप मेरे भाई यहाँ पर ये जो पैसा है वो अगर आप यहाँ पर कार्ड से देते हो, किससे देते हो मेरे भाई, कार्ड से देते हो, तो कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको कितना देना पड़ता है, 100 रुपये के सामान में मेरे भाई यहाँ पर 6.25 का एक्स्ट्रा चार्ज या सरप्लस चार्ज, तो ये हमारा हो जाएगा 106.25। कितना हो जाएगा, तो 106.25 मेरे भाई यहाँ पे। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप जो बिल खरीद रहे थे जिसमें इतने रुपए का कैश दे रहे थे और इतने रुपए आप कार्ड से पेमेंट कर रहे थे, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि देखो एक काम करो, सारा का सारा पैसा कैश में दो तुम। तो जो पैसा पहले कैश में दे रहे थे वो तो उतना ही दोगे ना, उससे ज़्यादा दोगे ना कम दोगे। मैंने 100 रुपये कैश में जमा किए थे और 300 रुपये बैंक अकाउंट में जमा किए थे। अब उसने कहा भैया आपका बैंक अकाउंट वाला फेल हो गया, सारा का सारा जो पैसा है यहाँ पर वो आप कैश में दीजिए। तो जो मैं कैश में दे रहा हूँ मैं उतना तो दूंगा ही दूंगा। यानी यदि मैं सारा का सारा पैसा जो है अगर कैश में दूं, तो ये वाला पार्ट मैं पहले जितना पे करता था मैं आज भी उतना ही पे करूंगा। मैं पहले जितना पे करता था मैं आज भी उतना ही पे करूंगा। कैश वाली चीज़ों में कहीं पर कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। जितनी पेमेंट पहले होती थी उतनी ही पेमेंट अब भी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्ड को लेकर के, तो जो ये पैसा मैं कार्ड में देता था असल में ये कितने की वैल्यू होती थी, तो असल में यहाँ पर ये क्या होता था, 100% के सामान में इतने परसेंट का टैक्स लग जाता था, यानी ये इतने परसेंट की वैल्यू होती थी। यानी ये कितने की वैल्यू होती थी, तो 106.25 की वैल्यू। और अब मुझे जो पेमेंट करना है वो कितना करना है, तो 100% के सामान में मुझे 13.5 का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे बिजली विभाग में मैं गया, मैंने कहा भैया ये जो है हमारी इतनी पेमेंट है कार्ड से, अगर इस पैसे को यहाँ पर जो है आप यहाँ पर किससे लेते हैं, इसी पैसे को अगर आप यहाँ पर जो है कार्ड से कैश में ले लीजिए तो क्या होगा। तो वो मुझे समझाएंगे सर पहले है ना आप कैश में जगह कार्ड में पे करते थे तो आपको इतना % देना पड़ता था, अगर आप इसको अब कैश में दोगे तो आपको यहाँ पर 86.5% देना पड़ेगा। हम ये नहीं करेंगे कि पहले 100 का मान निकालेंगे और फिर उसको करेंगे अलग से तोड़ेंगे, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। सर अगर ये कार्ड की वैल्यू है तो इतना % से गुना कर देंगे तो कैश हो जाएगा, तो ये भी कैश और ये भी कैश, यानी एंटायर अमाउंट इन कैश। और एग्जामिनर का कहना ही था कि पेड द एंटायर अमाउंट इन कैश, सारा का सारा पैसा जो है वो कैश में पे करो। तो ये पैसा मैं कैश में पे कर ही रहा था और साथ में मैंने इसको भी कैश में पे कर दिया। अब अगर हम बात करें ना तो हम यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं और डिजिटल सम के माध्यम से इस सवाल को बड़े बढ़िया से बना सकते हैं। आप लोग भी एक बार डिजिटल सम ट्राई करो कि मेरे भाई क्या डिजिटल सम पॉसिबल है या यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम देखेंगे 7 और 3 10 और 5 15, 15 का DS हमारा 6 हो जाता है, 9 खत्म, 8 8 16 2 18 मेरे भाई खत्म, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई 7 और 2 9 खत्म, ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 3 16 का मेरे भाई 7 हो जाएगा, 5 और 4 9 खत्म, ठीक है, 8 और 5 13 3 16 मेरे भाई DS 7 हो जाएगा। देखो अगर रिस्क लेने की तुम्हारे अंदर में इच्छा है तो मेरे भाई डिजिटल सम लगा लो, क्योंकि वहाँ पर 2 ऑप्शंस के साथ आ रहे हैं। और अगर रिस्क लेने की इच्छा नहीं है तो मेरे भाई आप ये काम मत करो।
आप ये काम मत करो, फिर आप नॉर्मल कैलकुलेशंस में जाओ। जैसे अगर मान लीजिए मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर कहूँगा सर ये 9 खत्म हो गया, 6 4 10, 10 2 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 3 होता है। 6 2 8 और एक 9 खत्म, ऊपर का 9 खत्म, ऊपर में 2 है और नीचे में कितना है मेरे भाई, 5 है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 और 5 13 और 6 19, 19 का यहाँ पर इतना हो जाएगा। पूरी कायनात को मेरे भाई यहाँ पर पता लगा कि डिजिटल सम 7 ही आएगा। 5 है तो 2, 2 इंटू 2 4 इन 3 7, तो हम इसको डिजिटल सम से नहीं बना सकते। डिजिटल सम से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 7 आ रहा है और वो बड़ा मुश्किल है। तो आइए चलिए इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। फ़ायदा है कैलकुलेशन करने में, डिजिटल सम से रिस्क लेने का कोई फ़ायदा यहाँ पर हमें खास देखने को नहीं मिला। तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई, यहाँ दशमलव हटाओगे तो ऊपर में 2 ज़ीरो, और यहाँ पर मेरे भाई जैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ज़ीरो आ जाएगा, और अगर इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 ज़ीरो आ जाएगा। परफेक्ट वे में अगर आप काटते हैं तो 25 से आपका 4 बार में, और 25 से मेरे भाई 2 बार में यहाँ पर, उसके बाद में 25 से यहाँ पर इतनी बार में। 25 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में। क्या हम 425 को काट सकते हैं? तो हाँ जी मेरे भाई, 425 को हम काट सकते हैं एग्जाम्पल से। 25 से मेरे भाई एक बार में ये हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में हो जाएगा, यानी 25 इंटू 17 है। 17 से अगर हम काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 700 बार में कट जाएगा, और फिर 25 से अगर आप इसे काटोगे तो मेरे भाई 25 का दोगुना 50 हो जाएगा, और ये हमारा इतनी बार में हो जाएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हम और कर सकते हैं, जैसे कि 5 से अगर आप इसे काट लो तो ये आपका 5 से एक बार में हो गया, फिर उसके बाद में 7 बार में हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में 3 हो गया, और 2 से काट लो यहाँ पर तो मेरे भाई ये पूरा पूरा उड़ जाएगा। सो बेसिक अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर 29064। हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जैसे डिजिटल सम हमने लगाया था, हम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट और लगा दें। तो यूनिट डिजिट में अगर हम देखेंगे तो इसका इक्याइक अंक हमारे सामने कितना है, 4 है, और यहाँ पर मेरे भाई इक्याइक अंक 8 इंटू 3 24, और 24 का दोगुना 48, 8 आ जाएगा। 8 और 4 12, यूनिट डिजिट मेरे भाई 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। तो हम सही चयन अगर करेंगे ना तो बड़े से बड़े सवालों को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। 38,752 रुपया, ये सीधा सीधा मेरे भाई आप इसको लिख सकते हो। तो अगर आप सारा सारा पैसा बच्चे कैश में पे करते हैं, तो पहले जो कैश में पे कर रहे थे वो तो आपको करना ही करना है, साथ में मेरे भाई जो कार्ड वाला पेमेंट है आपको उसको भी कैश में करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको शुरू में पढ़ते वक्त में बहुत वक्त देना चाहिए, ताकि उससे दिमाग खुले, थोड़ा विकास हो दिमाग का, और तब उसके बाद में जब स्पीड बन जाए, रफ्तार बन जाए, तो मेरे भाई बस उसको आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। एक भाई कहते हैं सर बहुत इजी लगा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। और वहीं पर एक भाई कहते हैं रिपीट कर दो। समाद खान 10 मिनट इस क्वेश्चन को दिए हैं, और 10 मिनट देने के बाद भी अगर मुझे रिपीट करना पड़े तो मुझे लगता है कि वो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्लास में आओ, लाइव आओ, टाइम पर आओ, वो ज़्यादा क्लियर है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया शॉपकीपर बाई 3 वैरायटी ऑफ पल्सेस, ठीक है, एट रुपीज़ इतना, एट रुपीज़ इतना, एंड रुपीज़ इतना पर केजी, ठीक है, और मिक्स कर देता है मेरे भाई यहाँ पर इस रेशियो के अंदर में। मार्केट प्राइस पर केजी ऑफ द ब्लेंडेड पल्स इज फिक्स एट रुपीज़ यहाँ पर इतना, और मार्केट में जो कीमत है मेरे भाई यहाँ पर वो इतने की है। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट इक्वल टू 1/6 ऑफ द मार्केट प्राइस एंड स्टिल अर्न अ 40%, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। मुझे लगता है कि इस सवाल पे थोड़ा सा आप लोगों को वक्त देना चाहिए, और यहाँ पर आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। एक बार ट्राई करिए आप लोग, हम आपको 45 सेकंड का वक्त देते हैं, और यहाँ बना करके दिखाइए, बना करके दिखाइए, ठीक है। बनाइए चलिए। बताइए। कोई कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर 192, कोई कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर 196, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। देखो असल में मेरे भाई एक केस है, और एक दुकानदार है, उस दुकानदार के पास में क्या है, तो एक दुकानदार ने 3 प्रकार की दाल, जिसमें पहले वाले की रेट हमारी 132 है, दूसरे वाले की रेट हमारी 160 है, और उसके बाद में वाई रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और तीसरे की रेट हमारी कितनी है, तो इतनी रुपीज़ की है, ठीक है। इन इन रेट्स में उस दुकानदार को दालें मिलती हैं,
ठीक। और उसके बाद में वह उन्हें 9:2:1 के अनुपात में वो मिश्रित कर देता है, उनको मिला देता है। मिश्रित दालों का प्रति किलोग्राम अंकित मूल्य हमारा 238 है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा अंकित मूल्य है। और दुकानदार अंकित मूल्य के मेरे भाई यहाँ पर अंकित मूल्य के 1/6 के बराबर का डिस्काउंट देता है। ये अंकित मूल्य है और ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई डिस्काउंट है कहा गया। और फिर भी उसे 40% का लाभ अर्जित करने को मिलता है। देखो पता है क्या है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट लगा सकते हो, और वो ये कि सर देखो हम सीपी से एसपी में कैसे बढ़ते हैं और हम एमपी से एसपी में कैसे बढ़ते हैं। जैसे अगर मानो हम मेरे भाई यहाँ पर ये करते हैं ना, देखो कोई वस्तु सीपी होती है, यानी वो अपने आप में कितनी होती है, 100 रुपये की होती है। अगर हम उसमें मेरे भाई प्रॉफिट जोड़ दें या अगर हम उसमें लॉस घटा दें तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर हम पहुँच सकते हैं एसपी के पास में। ठीक है, अगर ये अपने आप में 100% है तो इतना कर देंगे तो क्या पहुंच जाएंगे, एसपी पे। और वैसे ही मार्केट प्राइस में केस क्या होता है, मार्केट प्राइस अगर अपने आप में 100% की वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ देखें और ये कहें सर 100 माइनस डिस्काउंट कर दो, तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं, तो हम पहुँच सकते हैं एसपी में। यानी ऐसा करने से भी एसपी की वैल्यू आएगी और ऐसा करने से भी एसपी की वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे मेरे भाई, तो बराबर होंगे। यानी क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दो तो मेरे भाई तुम पहुंच जाते हो विक्रय मूल्य में, या फिर अंकित मूल्य में से मेरे भाई बट्टा घटा दो तो तुम पहुंच जाते हो मेरे भाई विक्रय मूल्य में। तो अगर कोई इंसान है 132 रुपए के रेट से मेरे भाई खरीद रहा है, तो 132 इंटू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 160 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा y इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये सारा सारा ये उसका खरीदने का कीमत है। ये किस चीज़ का कीमत है बच्चों, तो खरीदने का कीमत है। कोई भी वस्तु मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मेरे भाई खरीदता है, तो ये देखो इतना हो गया मार्केट प्राइस ऑफ द, मतलब यहाँ पर ठीक है। और उसके बाद भी ये इंसान 40% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि ये खरीदने की कीमत है, यानी ये सीपी का मान है। तो सीपी जो होगा ये अपने आप में खरीदना है, मतलब सीपी है। सीपी अपने आप में कितना होगा, तो 100% होगा। और 100 में अगर हम 40 जोड़ दें तो मेरे भाई 140 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी। अगर ये अपने आप में मान है, कर देंगे एसपी, 40 कर देंगे तो क्या
हम्म। अभी मेरे भाई यहाँ पर ये बताइए कि क्या स्क्रीन ओके हो गया, क्या बढ़िया हो गया? ठीक है। वो थोड़ी सी मेरे भाई बफरिंग थी ना यहाँ पे, ठीक हो गई अभी? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो हम यहीं पर है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये वाली चीज़ भी एसपी देती है और ये वाली चीज़ भी एसपी देती है। तो अगर ये 100 है 140 कर देंगे तो एसपी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये अगर मान लो कि हमारा मार्केट प्राइस है, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये मार्केट प्राइस है। तो अगर जैसे मानो ये हमारा मार्केट प्राइस है और अगर ये अपने आप में मेरे भाई 6 की वैल्यू है और इस 6 में से हम एक के डिस्काउंट को निकाल दे तो जो 5 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। ठीक है ना, सब ओके सेट कर दिया मैंने, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें और हम क्या काट सकते हैं, तो जैसे क्या हम यहाँ पर काट सकते हैं मेरे भाई, तो काट सकते हैं जैसे अगर आप देखोगे तो 14 से ही आप काटो, 14 से एक बार में और 14 से 7 बार में। ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई और यहाँ पर ज़्यादा हम कटिंग नहीं कर सकते, तो अभी रहने देते हैं और बाकी सीधा सीधा बाकी जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा काटना चाहो तो काट लो 5 बार में और यहाँ पर ये हमारा 3 बार में। 3 से अगर आप देखोगे तो खैर सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मेरे भाई 9 का दुगुना 18, 9 त्रिके 27 और मेरे भाई यहाँ पर 28 और 1188 हो जाएगा हमारा। 16 दूना मेरे भाई यहाँ पर ये 32 हो जाएगा, बेसिकली हमारा 8 है और यहाँ पर मेरे भाई 1508 है। अगर हम देखेंगे 3 आकर के इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1508 का मेरे भाई 3 गुना 4500 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा 3y हो जाएगा और ये हमारा 85 के करीब में हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर जो है गड़बड़ी है। और गड़बड़ी यहाँ पर यह है कि जैसे क्वांटिटी जो है उसको हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तब जा कर के हमारी बात थोड़ी और बेहतर बन पाती। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये जितने किलो की बात हुई है उतने ही किलो की बात हम यहाँ भी करेंगे। यानी 12 किलो की बात है तो 12 किलो यहाँ भी मल्टीप्लाई हमारा हो करके रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये देखिए, तो 3 से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, बेहतर तरीके से हो जाएगा और यहाँ दिक्कत की बात नहीं आएगी। जहाँ तक हमने देखा था इसको, ये मेरे भाई यहाँ पर 9 इंटू 2 18, 9 त्रिके 27, 28 1188 हमारा ये आ गया था और 320 हमारा ये आ गया था, 8 हो गया, 10 हो गया, 1508 हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला भाग जो है ये हमारा हो जाएगा 1508 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा y, और ये बराबर होगा कितने के, तो बराबर होगा मेरे भाई 5 चौके 20 और 20 इंटू मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चौके 20 मेरे भाई, देखो यहाँ 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 मेरे भाई 100, तो ये हमारा हो जाएगा 1700 के। तो अगर हम देखते हैं तो y की वैल्यू बड़े आराम से मेरे भाई हम निकाल सकते हैं, 192 के करीब में आएगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो जहाँ तक हमने इस सवाल में देखा, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर अगर ये हमारा क्रय मूल्य था तो गुना कर दिया तो क्या आ गया मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य, और अगर यहाँ पर ये हमारा अंकित मूल्य था गुना कर दिया तो क्या आ गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर करेंगे तब जाकर के बात आएगी। तो कुल वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुल वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो हमारा आंसर सटीक आएगा। ठीक है, आ जाओ चलो 79 नंबर क्वेश्चन देखो, एकदम हल्का सवाल है लेकिन इसको अपने सॉल्यूशन के माध्यम से थोड़ा हल्का और बना लेना है आप लोगों को। ठीक है ना, तो पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कहा गया। नीरज सेल साड़ी फॉर 3944 each after giving two discount of मेरे भाई 15 and 20% on the market price. If he sell a साड़ी giving no discount on the market price, then he would earn a profit of 45%. ठीक है, if he sell the साड़ी for 4496, प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, समझदार वो नहीं जो यहाँ पर एक एक लाइनों को लिख रहा है, एक एक चीज़ों को लिख रहा है, एक एक बारीकियों को लिख रहा है, बिल्कुल वो समझदार नहीं कहलाएगा। समझदार तो यहाँ पर वो है जिसने मेरे भाई यहाँ पर बेहतर तरीके से काम किया, बेहतर तरीके से जो है एक ही लाइन में इसको निपटा दिया। तो अगर हम हिंदी में भी पढ़े तो हिंदी में भी क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो हिंदी में भी कहा गया कि मेरे भाई नीरज नाम का एक व्यक्ति है, प्रत्येक यहाँ पर साड़ी के अंकित मूल्य पर कितने का देता है, 15% और 20% का मेरे भाई 2 डिस्काउंट देता है और उसके बाद में यहाँ पर इतने रुपए में बेच देता है।
3,944 में उसको बेच देता है। यानी अगर हम सबसे पहले इस 3,944 के डेटा को देखें तो ये 3,944 कैसा डेटा है, तो बेचने वाली कीमत है। बेचने वाली कीमत का मतलब क्या होगा, 100% के सामान में 15 का डिस्काउंट, 100 के सामान में 15 का डिस्काउंट, यानी ये हमारा 85 का डिस्काउंट होगा। ठीक है, और उसी इंटू मेरे भाई 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स मेथड मेरे भाई एमपी आ जाएगा। वैसे ही अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इतने रुपए की मेरे भाई क्रमिक छूट देने के बाद में, ठीक है, यानी वापस से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि यहाँ पर अगर हमारी बात है तो ये जो साड़ी है ये इसका सेलिंग प्राइस है, और मुझे सेलिंग प्राइस से कहाँ जाना है, तो मुझे सेलिंग प्राइस से मार्केट के प्राइस पर जाना है। तो मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर कहूँगा सर ये देखो 15 के डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है, तो 85 का इंटू 100 कर देंगे तो एमपी आ जाएगा। सर ये 20 के बाद की वैल्यू है तो 80 है, इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। यानी उस वस्तु की एक्चुअल लागत आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया नीरज प्रत्येक साड़ी को अंकित मूल्य पर इतना और इतने रुपए के 2 डिस्काउंट देने के बाद में इतने पर बेचता है। तो अब उस वस्तु का ओरिजिनल एमपी आ चुका है। कहा गया यदि वह साड़ी को बिना किसी छूट के अतिरिक्त मूल्य पर बेचता है तो उसे 45% का लाभ होता है। अगर यहाँ पर मानो वो साड़ी को इतने में ही बेचेगा जो उसका अंकित मूल्य है, यानी अगर ये उसका विक्रय मूल्य बन जाए तो उसे कितने का लाभ होगा, तो उसे 45% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, तो 45% का। यानी मैं यहाँ पर आसान भाषा में ये कह सकता हूँ कि सर ये जो पूरी पूरी वस्तु है, सर यहाँ पर ये जो है हमारा लाभ के साथ में है, यानी यहाँ पर ये 145 की वैल्यू है, और इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू हमारा ये सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। मत दीजिए डिस्काउंट, क्या जरूरत है डिस्काउंट देने की। तो पहले सेलिंग प्राइस से मेरे भाई यहाँ एमपी में आए, अगर यही वस्तु की खरीद बेचने की कीमत होती यानी इतने की, तो 100 कर देंगे तो हम यहाँ सीपी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में कहा गया कि यदि यहाँ पर इस वस्तु को मेरे भाई जो है ये हमारा बेचे, और कितने में, 4,496 में, यदि यहाँ पर इसी वस्तु को वो बेचे 4,496 में, तो कहानी क्या होगी, इतने की खरीद को वो इतने में बेचने की कोशिश करे तो प्रॉफिट क्या होगा। कभी भी प्रॉफिट को निकालने के लिए इस बात को याद रखना दोस्तों, ठीक है, कि मेरे भाई रेशियो लेने की आवश्यकता है। बिना रेशियो से आप सवाल को नहीं बना सकते। ठीक है, आप रेशियो लीजिए, आप ऐसे बनाइए, आपके लिए वो ज़्यादा सुटेबल होगा। तो अगर हम देखें तो जैसे यहीं पर कहेंगे 20 से हम काटेंगे 4 बार में, और 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, और 5 हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा मेरे भाई 25 से या 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 25 बार में, सॉरी मेरे भाई माफ़ करना है यहाँ पर, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 20 बार में, और अगर हम यहाँ पर 5 से काटेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा 29 बार में। जिनकी भी कटिंग्स एक बार करनी है आप यहाँ पर वो देख लीजिए कि सर किस किस को हम काट सकते हैं। जैसे आप 4 से मेरे भाई इसको 5 बार में काट सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो जैसे मुझे लगा 17 से आप इसे काट सकते हैं, 2 बार में 34 हो जाएगा, और 54 है तो 3 बार में 51 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और 2 बार में 34 हो जाएगा। क्या हम इसे 29 से काट सकते हैं, 9 8 72, और 8 दूनी 16 7 23 मेरे भाई बिल्कुल काट सकते हैं। और कितनी बार में काट सकते हैं, तो 29 से मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में काट सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 8 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 40, और डबल ज़ीरो यानी 4,000। 4,000 की वस्तु को 4,496 में आप बेचने की बात कर रहे हो। 4,000 की वस्तु को 4,496 में, मतलब आप इसको एक काम करो ना, 4 से भी काट लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए और आसान हो जाएगा। आप एक काम करो, 4 से काट लो 2 बार में, और 4 से काट लोगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8, 4 चौके 16। सो बेसिकली 5 इंटू 2 10, और मेरे भाई यहाँ पर 1,000। 1,000 रुपये की वस्तु को तुम यहाँ पर 1124 में बेचने की बात कर रहे हो। ठीक है, यानी फ़ायदा कितने का, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1124 का फ़ायदा। इतने का फ़ायदा 1,000 के ऊपर, तो इसको 10 से भाग कर दो, 112 यहाँ पर ऐसे मेरे भाई जो है। ठीक है, सही तो है, 4 का 1 गुना 4 का 1 गुना 4 का इतना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना यहाँ पर, तो इफ़ यू सेल द साड़ी फॉर इतना, द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, कुल मिलाकर के मेरे भाई कितने का प्रॉफिट होगा, तो ये तो हमारा होना चाहिए 100 में 112 पॉइंट है ना। ठीक है, ये मेरे भाई कैलकुलेट कर लो आप यहाँ पर। तो अगर आप प्रॉफिट का परसेंट देखोगे तो आप सीधा सीधा मेरे भाई कहोगे सर यहाँ पर इतने का प्रॉफिट है, और कुल मिलाकर के कितने के ऊपर में है मेरे भाई, नहीं 124 का प्रॉफिट है ना यहाँ पर। ये प्रॉफिट जो है मेरे भाई यहाँ पर कितने का है, तो 124 का प्रॉफिट है। और अगर 124 का प्रॉफिट है तो सीधा सीधा कहेंगे सर 124 का प्रॉफिट 1,000 के ऊपर में इंटू कितना कर देंगे सर, यहाँ 100 कर देंगे। बड़ी आसानी से आप इसका आंसर दे देंगे कि सर 12.4 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
12.4 होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा सर हमारा, बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इतने रुपए की वस्तु को इतने रुपए में बेचा है, 124 का लाभ, इसको 10 से भाग कर दो तो 12.4 आ जाएगा। आ जाओ चलो 80 नंबर क्वेश्चन देखो। 80 नंबर क्वेश्चन अपने आप में एक बवाल सवाल है और बढ़िया तरीके से आप इसे बना सकते हैं, बढ़िया तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में भयंकर मतलब जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। आप एक बार इसको पढ़ो सीपीयू का। ठीक है, ये जल्दी रमन्ना वाला क्वेश्चन किसी से बनता नहीं है, तो एक बार तुम ट्राई करो मेरे भाई, मुझे यकीन है यहाँ पर बना लोगे। हालांकि मैं एक बार सवाल को पढ़ करके मेरे भाई सुना देता हूँ आपको यहाँ पर कि मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है। पढ़ करके सुन लीजिए आप, यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई क्या बोला गया है। ठीक है, मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ। रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। रमन्ना परचेज रॉ मटेरियल फॉर अ सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। हाउएवर owing to shortage of the labor 22.5% of the raw material could not be utilized and got wastage। लेबर नहीं आए जिसके चलते 22.5% उसका वेस्ट हो गया। 80% of the cost of raw material used was added as the cost of manufacturing। ठीक है, ये लाइन बड़ा खतरनाक है, जहां पर आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा कि 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, जितना उसने इस्तेमाल किया मेरे भाई उसको ऐड कर दिया गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तौर पे। ठीक है, और रॉ मटेरियल का जितना भी मेरे भाई यहाँ पर आएगा उसका 80% जो कॉस्ट होगा ना उसको मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट में डाल देंगे, मतलब 100 रुपया प्लस 80 रुपया ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर रमन्ना कुड सेल हिज प्रोडक्ट एट अ प्राइस टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, तो पहले मेरे भाई 20% का डिस्काउंट देने के बाद में भी वो 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो हाउ मेनी टाइम ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपने आप में मेरे भाई एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप एक बार इसको ट्राई करिए, पूरा 1 मिनट का वक्त हम आपको देते हैं और बढ़िया से मेरे भाई आप इसको बनाइए। चलिए ट्राई करिए मेरे भाई, यहाँ पर बनाइए जल्दी से। बनाया भाई आप लोगों ने। चलिए 1 मिनट से बहुत ऊपर का वक्त हो चुका है आपका। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए कि इस सवाल को बनाएंगे कैसे। आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ऑफ द डिकेड कह सकते हैं कि सीपीयू में पिछले 10 सालों में से पूछे गए बढ़िया सवालों में ये एक सवाल है और यहाँ पर ये अच्छे की हालत खराब कर देगा। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ो। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये रमन्ना भाई जो है ये बंदा परचेस कर रहा है कि ये देखो, हिंदी में भी पढ़ लो मेरे भाई। रमन्ना एक उत्पाद के निर्माण के लिए निश्चित कीमत पर यहाँ कच्चा माल खरीदता है। तो अगर हम कच्चे माल की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट उसकी कितनी आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम कॉस्ट की बात करें, जो रॉ मटेरियल की बात है, यहाँ पर कच्चे माल की बात है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऐसे मान करके चलो कि जो है कॉस्ट मेरे भाई वो 100 रुपये का खरीद के लेके आता है। वो कितने का खरीद करके लेके आता है, तो मेरे भाई 100 रुपये का खरीद करके लेकर के आता है। कहा गया हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% माल का उपयोग नहीं कर पाया। मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलो 100 किलो या 100 यूनिट खरीद के लेके आता है और इसमें से मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है कि जो 22.5 वो यूज़ नहीं कर पाया। तो 22.5 यूज़ नहीं कर पाया, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा 77.5 मेरे भाई। कितना हो जाएगा 77 पॉइंट, मतलब ये वेस्ट गया और यहाँ पर ये यूटिलाइज हो गया। ये वेस्ट गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। अगर वो इतना खरीद के लेके आता है जिसमें से इतना वेस्ट चला जाता है और इतना यहाँ पर यूटिलाइज चला जाता है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है मेरे भाई, ठीक है, उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा जाता है। देखो जैसे मैं ये पेन बना रहा हूँ तो ये पेन बनाने के लिए क्या क्या खर्चा आएगा, तो एक मैं जो सामान खरीद करके लेके आ रहा हूँ वो, और एक मेरे भाई यहाँ पर मजदूरी, दो चीज़ों से मिल करके किसी भी वस्तु का निर्माण होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस वस्तु का टोटल कॉस्ट निकालूं तो मेरे भाई जैसे मानो मेरे को किताब ही छापनी थी। अब मुझे अगर किताब छापनी थी तो
मैं पेपर खरीदूंगा और उसके बाद मैं लेबर मेरे भाई लेकर के जाऊंगा और तब मेरा काम होगा। ठीक है, तो मैंने पेपर कितने का खरीद लिया, तो पेपर मैंने खरीद लिया 100 रुपये का। बेशक मेरे भाई यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया नहीं किया वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे इस मार्कर को ही बनाने के लिए मैंने जैसे 100 रुपये की प्लास्टिक तो खरीद ली। ठीक है, मैंने कितने की खरीद ली, 100 रुपये की प्लास्टिक खरीद ली। अब लेबर जो लेगा वो क्या चार्ज लेगा, तो लेबर बोलेगा ठीक है, जिस चीज़ को आपने उपयोग नहीं किया है हम उसके ऊपर में कोई भी पैसा कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन जो आपका क्वांटिटी कंज्यूम हो गया है हम उसके ऊपर में चार्ज लेंगे। तो ये हो गया मेरे भाई रॉ मटेरियल का चार्ज, और यहाँ पर ये हो गया लेबर का चार्ज कि जो क्वांटिटी तुमने यूज़ की है मेरे भाई यहाँ पर इस यूज़ क्वांटिटी का कितना, तो 80%। 80% का मतलब कितना, 4 बटे मेरे भाई 5। यहाँ पे 4 बटे कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 5 से मेरे भाई एक बार में, फिर उसके बाद में हो गया 27, 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 5 बार में, यानी 100 रुपये का तुम्हारा लेबर का खर्चा था, तो 15 का 4 गुना 60, और मेरे भाई 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 62। यानी कुल मिलाकर के किसी भी वस्तु को बनाने के लिए तो जो निर्माण का लागत होता है वो कितना होता है, 162 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 162। जहाँ पर क्या करते हो, 100 रुपये का सामान खरीदते हो, 62 रुपया लेबर को देते हो, तब जाकर के तुम्हारा वो वस्तु बन करके निकल करके आता है। ठीक है, अब एग्जामिनर हमसे यहाँ पर क्या कहना चाहता है, एग्जामिनर हमसे यहाँ पर ये कहना चाहता है कि देखो मेरे भाई यहाँ पर यदि रमन्ना 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का मेरे भाई लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेचता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं, एमपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। याद करो मेरे भाई यहाँ पर मुमताज मेथड, जहाँ पर क्या होता था, 4 चीज़ों में से 3 का मान दिया गया होता था और 1 का मान निकालना होता था। तो वहीं पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर हमने पढ़ा है कि MP अपॉन में जो CP होता है वो बराबर है। मेरे भाई याद रखो, मेरे भाई आपको पढ़ाया है MP अपॉन में CP बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट के, मैंने तरीके से पढ़ाया है। तो मेरे भाई यहाँ पर MP के जगह पर हम MP लिखेंगे। CP हमारा कितना लग रहा है, हमारी लागत कितनी लग रही है, तो 162 लग रही है मेरे भाई। ठीक है, ये बंदा 20 का डिस्काउंट और 20 का लाभ कमाता है, तो अगर 20 का लाभ कमाएगा तो हो जाएगा 120, और अगर मानो 20 का डिस्काउंट कमाया जाएगा तो हो जाएगा 80। अगर हम देखें तो 40 से 3 बार में और 40 से मेरे भाई 2 बार में। ठीक है, 2 से भी अगर हम काटे तो मेरे भाई 81 बार में। तो कुल मिलाकर के जो मार्केट प्राइस आएगी वो हमारी हो जाएगी 243। अब सवाल में ये मार्केट प्राइस के ऊपर में नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो तुम्हारा मेरे भाई अंकित मूल्य निकल करके आया है, ठीक है, तो कहा गया उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना होगा। मैंने मेरे भाई यहाँ पर कच्चा माल खरीदा है कितने का, तो 100 रुपये का, और मेरा अंकित मूल्य कितने का है, 243 का है। तो कहा गया ये 100 का कितना गुना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 का 2 गुना 200 होता है, ये 100 का मेरे भाई यहाँ पर 2.43 टाइम्स है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप ये भी पूछना चाहोगे सर ये कहाँ से लेकर के आए, तो फिर वो बेसिक वाली बात हो जाती है कि 100 को हम कितने से गुना करेंगे कि मेरे भाई यहाँ 243 बन जाए, तो फिर उसके का मान निकालने के लिए 100 को ले जा करके भाग करना होगा, इतना डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.43 आ जाएगा। तो ये एक अपने आप में काफ़ी ब्यूटीफुल क्वेश्चन था जिसको बढ़िया तरीके से समझ सकते थे, बढ़िया तरीके से जान सकते थे कि सर मान लेते हैं कच्चा माल हमने 100 रुपये का खरीदा, उसमें से हमने इतना यूटिलाइज कर लिया था और इतना हमारा वेस्ट चला गया था। अब किसी भी चीज़ को बनाने की कीमत 2 चीज़ों से तय होती है, एक कच्चे माल की कीमत और दूसरा लेबर चार्ज। लेबर ने कहा जो तुमने इस्तेमाल किया है मैं उसका 80% पैसा लूँगा, यानी जो यूटिलाइज कर लिया उसका 80% पैसा लूँगा, यानी 62 रुपये। तो मेरे भाई मेरी कीमत जो आ गई वो 162 आ गई। अब कहा जा रहा है यदि इतने ही रुपए के किसी वस्तु के ऊपर में तुम्हें 20% का लाभ भी कमाना है और 20% का डिस्काउंट भी देना है, तो MP क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर इस रेशियो से हमने MP की वैल्यू निकाल दी। अब कहा कि ये जो तुम्हारा MP है ये तुम्हारे खरीदे गए माल का कितना गुना है, तो 2.43 टाइम्स मेरे भाई यहाँ पर गुना है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई आज हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट, कहीं पर मेरे भाई कोई क्वेश्चन हमारा पीछे नहीं छूटा है, और ये 80 क्वेश्चंस कराने के बाद में ये हमारी तरफ से पूर्ण रूप से आपको जाता है होमवर्क। ठीक है, तो आप अपने SSC मैथ वाली जो आपकी किताब है बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो भी सवाल है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल जो है एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। हमारा जो तरीका होता है एकदम टाइप वाइज चलने का, एकदम लेवल वाइज चलने का, हम लोग मेरे
भाई सेम काम करेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन जो आपका अपना काम है पीछे से रिवाइज करना, पीछे से पढ़ना, वो मेरे भाई आप अपने लेवल पर करते रहना, उसको मत छोड़ना। वो करोगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। बाकी तो आप